तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये क्या है भाई, थीटा बी है और ये क्या है, थीटा ए है। ठीक है, ये ग्राफ में वी वाई एक्सिस पर है और आई एक्स एक्सिस पर है। तो इसका सलूशन देखिए आप, इसका सलूशन, चूंकि v बाई आई आर होता है, इट इम्प्लाइड दैट थीटा ए जो बताएगा वो आर ए बताएगा एंड थीटा बी जो बताएगा वो आर बी बताएगा। ठीक है, तो एज थीटा ए इज लेस देन थीटा बी, हेंस आर ए इज लेस देन आर बी। ठीक है, तो एक और बात याद रखिएगा कि ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी टेम्परेचर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, टी ए इज लेस देन टीबी, टी ए इज लेस देन टीबी। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों कराया है, इसका एक मकसद, इसका एक मकसद ये है। अब देखो हम यही क्वेश्चन, ये नोट कर लो, सोल्यूशन नोट कर लो। अब देखो हम इसमें कुछ और करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ये हटाया यहां से, हैं, ये हटाया यहां से और इसको हमने कर दिया आई और इसको हमने कर दिया वी। क्या किया है, और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक्सिस को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन सेम रखा हुआ है, ये भी सेम है, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसकी बात करेंगे तो अब यहां से थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। क्या चेंजिंग आएगी वो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं क्या चेंजिंग आ रही, वो आपको ध्यान से देखना है। क्या चेंजिंग आ रही भाई, देखो, क्योंकि ये ग्राफ आई और वी में दिया हुआ है, तो इट इम्प्लाइड दैट अगर आई बाई वी करा जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई आर। सो यहां पर थीटा ए जो है वो 1 अपॉन आर ए होगा और थीटा बी जो होगा वो 1 अपॉन आर बी होगा। ठीक, अब एक काम करो, ठीक है, क्या काम करेंगे हम लिखेंगे थीटा बी अपॉन थीटा ए, डिवाइड कर दिया हमने, थीटा बी अपॉन थीटा ए। तो थीटा बी की जगह पर यहां पर 1 अपॉन आर बी आ जाएगा और थीटा ए की जगह पर 1 अपॉन आर ए आ जाएगा। ध्यान से देखते रहो, ये हो गया आर ए अपॉन आर बी। क्या हो गया, आर ए अपॉन आर बी। सुनो बेटा, एज थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, ग्राफ से देख सकते हैं आप, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, इट इम्प्लाइड दैट थीटा बी अपॉन थीटा ए इज ग्रेटर देन 1। अब थीटा बी अपॉन थीटा ए की जगह पर आप लिखेंगे आर ए अपॉन आर बी इज ग्रेटर देन 1, इट इम्प्लाइड दैट आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। देखिए आंसर उलट गया, वहां क्या था, आर बी आर ए से छोटा था, यहां आर ए आर बी से बड़ा है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, हेंस टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, चलिए अब मन कर रहा है तो बता ही देते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन इसी पर देखिए, आर ए आर बी के बीच में रिलेशन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। और अब यही क्वेश्चन अगर आप ऐसे देख लीजिए कि रेशियो निकालना हो, ये 30 डिग्री का एंगल हो और ये 60 डिग्री का एंगल हो, एक 30 डिग्री का एंगल है और एक 60 डिग्री का एंगल है, तब क्या करेंगे भाई, कंपेयर द रेजिस्टेंस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर ए एंड आर बी, देखते जाना। तो ये सब तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब जब ये वैल्यू दे दी गई तो स्लोप के असली माने भी आपको पता है। क्या पता है, स्लोप के असली माने भी आपको पता है, tan थीटा से दी जाती है स्लोप। तो अब आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे आर ए अपॉन आर बी। तो आर ए की जगह पर आप लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा ए और इंटू 1 अपॉन tan थीटा बी। ये हो जाएगा tan थीटा बी अपॉन tan थीटा ए। थीटा बी की वैल्यू 60 डिग्री लिख दीजिए, तो ये tan 60 डिग्री हो गया, ठीक, और ये tan 30 डिग्री हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है 1/√3।
तो आर ए और आर बी के बीच में एक रिलेशन और आ सकता है 3, यानी आर ए इज इक्वल टू 3 आर बी। इससे ज्यादा उम्मीद मत करिए, ठीक, इससे ज्यादा उम्मीद मत करिए। अच्छा, अब आपने ग्राफिकल अप्रोच देख ली, किसकी? ओम्स लॉ की। 3 क्वेश्चन देख लिए। इसमें भी क्वाइट नेचुरल है कि टी ए की वैल्यू टी बी से बड़ी होगी, ये नोट कर लीजिए। तो इसे भी आप नोट कर लें। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक और डेरिवेशन करवाते हैं, ठीक है। फिर उस डेरिवेशन में आप देखेंगे कि कुछ और निकल कर आया, फिर उस पर भी सवाल करेंगे। तो एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, क्या करने जा रहे हैं हम? एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो, एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसको एक और नाम से जानो, ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मैटेरियल पैरामीटर। ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मैटेरियल पैरामीटर, ठीक, मैटेरियल पैरामीटर, इसको भी इससे जानो, ठीक है। अब तुम शुरू करो। कहां से शुरू करो? लिखो। अब ये तुम्हें मालूम है, ये मान लो एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसके ऊपर हमने एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी भाई, बहुत बढ़िया, बैटरी लगाई आपने। अच्छा, ये प्लस ये माइनस, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वीडी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस, लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इज इक्वल टू E इंटू ई। लेकिन सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि अगर फोर्स अनबैलेंस्ड हो तो ये ma के बराबर होगा। तो A क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो A की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? E बाई एम, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपने ये निकाल लिया। इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो टक्कर के बीच का समय। इफ टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब तक एक्टिव रहेगी? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर ना खा जाए, यानी ए एक्सीलरेशन और टाउ टाइम। वीडी की वैल्यू ए टाउ हो गई। क्या हो गई? वीडी की वैल्यू ए टाउ हो गई, ठीक। अब देखिए साहब, यहां वीडी की वैल्यू हमने लिखी ए टाउ और इसको लिखा ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक। अब हमने अभी कुछ देर पहले एक डेरिवेशन किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि I की वैल्यू होती है NEAVD। तो इसका मतलब हुआ VD की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन NEA। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VD इन दिस, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4।
from 4 substituting VD in 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। VD की वैल्यू क्या है? VD की वैल्यू I अपॉन NEA इज इक्वल टू EE बाई M इंटू टाउ। ठीक है। रेजिस्टेंस लिखने के लिए हमें I और V चाहिए। तो बच्चों अगर यहां पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू dV बाई dx, जो मैंने कैपेसिटेंस में पढ़ाया था, सॉरी पोटेंशियल में। वहां मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल V1 और V2, जैसे यहाँ का V1 और यहाँ का V2, बीच में लेंथ L, तो आप लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन L। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। बस हम ये कहेंगे कि बैटरी से जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसका डिफरेंस V है, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया E की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? V बाई L। ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आप देखिए कि आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते जाइए। आपने लिखा I, ये N को उधर ले गए, E से E स्क्वायर मल्टीप्लाई किया A बाई M। बच्चों यहां लिखा V बाई L इंटू टाउ। ठीक, अब सुनो, V के डिनोमिनेटर में कर दो I को, तो V के डिनोमिनेटर में हमने कर दिया I को, और बाकी जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जरा इस तरीके से NE स्क्वायर ताउ L बाई A। You know very well V by I is R. What is V by I? This is R. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? R is equal to M अपॉन NE स्क्वायर ताउ L बाई A। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम इसके आगे आपको और इसके बारे में बताते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा, तो जब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर। मटेरियल पैरामीटर क्या क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसको आप यहां पे, अब हम इसे पूरा समय दिया मैंने आपको, वीडियो को पॉज करके आपने नोट किया होगा। इसके हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई A। लीजिए साहब, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है ये? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, इसे कहते हैं रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या होगी यहां पर? ये जो हमने वैल्यू ली थी M अपॉन NE स्क्वायर ताउ। एक्चुअली किसी दिए हुए टेम्परेचर पर ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। रो इज द कैरेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। रो इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of the conductor at a constant temperature। अभी इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करने का समय नहीं आया, मैं आपकी किताब से फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए अभी इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। हम कुछ और बात करना चाहेंगे यहाँ पर। आइए हम लौटते हैं वापस अपने फैक्टर R पर। तो ये अगर कांस्टेंट है तो फिर इसका मतलब इक्वेशन नंबर 5, 6, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, इट इज ऑब्वियस दैट, क्या ऑब्वियस है भाई? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द
क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और 3 फैक्टर्स पर वैसे लोग मानते हैं डिपेंड करता है, लेकिन नेचर ऑफ द कंडक्टर, तो जब हम नेचर की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करने लग जाएंगे, इसलिए आर ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट क्यों कहलाता है, क्योंकि वो इन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इसके बारे में मैं बात करनी है, घबराइएगा नहीं, अभी इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल तो ये था ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर आर इज इक्वल टू, इसको मार्क कर लीजिए। अगर आपको कभी आ जाए कि एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कीजिए या ओम्स लॉ इन मटेरियल पैरामीटर लिखिए, तो आप ये वाला रिलेशन प्रूव करेंगे, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ताउ इंटू एल बाई ए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए। हम इसके आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सवाल दिखाना चाहते हैं इस दोनों प्रोपोर्शनलिटी के बिहाफ पर। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके कृपया इसे पूरा नोट कर लेंगे, मैंने आपको दे दिया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब देखो, मान लो सपोज रेजिस्टेंस of a given conductor of length L and area of cross section A is R। मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसका रेजिस्टेंस R है। इफ लेंथ मेड n टाइम्स, सेकेंड इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन made n times, third radius of cross section made n times, then find the new resistance in each case, then find the new रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर केस में आपको नया रेजिस्टेंस पता करना है। तो देखो, पहला केस, मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने रो माना, तो R की वैल्यू आप लिख सकते हो रो टाइम्स L बाई ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब इसकी लेंथ को हमने n टाइम्स कर दिया है। बेटा, एक के ऊपर दूसरा रजिस्टर नहीं जोड़ा गया है, इसी रजिस्टर को खींच के इसकी लेंथ बढ़ाई गई है। तो जब रजिस्टर को खींच के इसकी लेंथ बढ़ाओगे तो देखो ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल लेंथ थी इसकी। लेकिन अब क्या होगा, अब ये लेंथ मान ली जाएगी। देखिए, तो जाहिर सी बात है कि जब लेंथ आपने L टाइम की है तो एरिया भी अल्टर कर गया। ठीक है, तो मान लो इसकी नई लेंथ क्या है, L डैश, जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम NL है L टाइम, तो इसका एरिया A डैश मान लो। ठीक, अब एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दैट इज न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम कितना है बेटा, A डैश L डैश इज इक्वल टू A इंटू L। ठीक, तो
ए डैश एल डैश, और एल डैश की जगह पर आप लिख दें एन एल। क्या लिख दें? एन एल। जब आप एन एल लिखेंगे और ए की जगह पर आप ए ही लिखेंगे और इसकी जगह पर एल, तो एल से एल कैंसिल, तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बाई एन। नाउ इट इज टाइम टू राइट द न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस इज आर डैश, दिस इज रो टाइम्स एल डैश अपॉन ए डैश। रो टाइम्स एल की जगह पर आप लिखिए एन एल और ए डैश की जगह पर आप लिखिए ए बाई एन। दिस इज एन स्क्वायर रो एल बाई ए। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन स्क्वायर आर। दिस इज द जनरल रिजल्ट। मान लीजिए आपने इफ एन इज इक्वल टू 2 रखा, देन आर डैश इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। अगर आपने एन की जगह पर 3 रखा, देन आर डैश इज इक्वल टू 9r हो जाएगा। तो जितनी टाइम्स आप लेंथ को घटाए या बढ़ाएंगे, उसके स्क्वायर टाइम से रेजिस्टेंस घटे या बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन हुआ। वीडियो को पॉज कर इसको नोट कीजिए। अब हम दूसरा सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा सोल्यूशन करते हैं। अब आपको फिर एक कहानी दोहरानी है। मान लीजिए ये रो है, अरे ये एक रजिस्टर है जिसका ये एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, राइट। अब एक काम करिए, आप आर की वैल्यू लिख डालिए, रो टाइम्स एल बाई ए। जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अल्टर करोगे तो फिर क्या होगा भाई? फिर लेंथ भी अल्टर होगी, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब आपने मान लीजिए कि ये लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दिया है, तो जाहिर सी बात है लेंथ घट जाएगी। लेंथ घट जाएगी, जैसे आपने एरिया लेंथ को बढ़ाया था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया था। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हो तो लेंथ घट जाएगी। तो ये नई लेंथ हो गई एल डैश और ये नया एरिया हो गया ए डैश। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एल। इस बार आपने ए डैश की जगह पर एन ए लिखना है और एल डैश और ये लिखना है आपको ए एल। तो ए से ए कैंसिल, इसका मतलब हो गया एल डैश की वैल्यू आ गई एल बाई एन। अब नया रेजिस्टेंस लिख दीजिए, आर डैश इज इक्वल टू रो टाइम्स एल डैश अपॉन ए डैश। तो रो एल बाई एन और इसकी जगह पर एन ए, तो ये हो गया ए रो एल अपॉन ए, इधर लिख दीजिए, और 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन एन स्क्वायर टाइम्स आर। तो एरिया के घटाने या बढ़ाने से रेजिस्टेंस 1 बाई एन स्क्वायर टाइम से घटता या बढ़ता है। वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन भी नोट कर लीजिए।